गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारतीय मृदा को जो वर्गीकरण किया है अभी हमने 8 भागों में, उसको हम लोग भारत के मानचित्र पे देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के मानचित्र पे कहाँ कहाँ वो मृदा पाई जाती है। वैसे तो भारत के मानचित्र पे हमने 6 प्रकार की मृदा को दर्शाया है। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि वो 8 प्रकार की गुरुजी आपने बताई थी, 2 मृदा मानचित्र में क्यों नहीं दर्शाया गया? तो उसके पीछे कारण क्या है कि ये 2 मृदा जो है पीठमय और लवण, ये 2 मृदा पीठमय और लवण ये स्थानीय मृदा होती हैं। स्थानीय मतलब ये जगह जगह बन जाती हैं, जगह जगह बन जाती हैं। कुछ भौगोलिक कारक हैं और कुछ मानवीय कारकों के कारण। उसका जब हम अध्ययन करेंगे अभी डिटेल में इनका, तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे कैसे इनका निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं जो सबसे ऊपर जो हिमालयी क्षेत्र है, कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ से पश्चिम से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक का ये विस्तार जो है, जहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? वन मृदा। वन मृदा का विस्तार हमको यहाँ देखने को मिलता है। फिर जो हमारी नदियों वाले क्षेत्र है, जहाँ पर उत्तर भारत में नदियों का विशाल जो है जमघट है और एक तरीके से जहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर नदियाँ अपना कछार ला करके जमा करती हैं, वहाँ पर कैसी मृदा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हो, बिहार और उत्तर प्रदेश और जो है पंजाब का कुछ क्षेत्र, और इधर सकरी पट्टी पंजाब की तरफ निकल जाती है, और ये जो है आपका यहाँ जहाँ पर गंगा जा करके पश्चिम बंगाल में गिरती है, और फिर इधर असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी वाले क्षेत्र में यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और तीसरा हम देख रहे हैं लाल एवं पीली मृदा। लाल और पीली मिट्टी जो है ये इन क्षेत्रों में, जहाँ पर ये आप उड़ीसा का देख सकते हो, उड़ीसा का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का कुछ सकरा क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों की मृदा का क्षेत्र है ये। और इसके अलावा जो है ये पठारी क्षेत्र में बीच वाला हिस्सा जो है ये किसका है? काली मृदा का क्षेत्र, जिसमें आपका यहाँ पर गुजरात भी देख सकते हो, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है कुछ जो है। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी है एक। लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? जो हमने क्रॉस के माध्यम से बनाया है, ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये तटीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, इधर से देखो अरब सागर की शाखा जाती है मानसून की, और पश्चिमी घाट से टकरा करके वर्षा करती है अधिक, तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उधर ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ भी लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा शुष्क मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान का जो हिस्सा है वो कैसा है? शुष्क मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से भारत के मानचित्र पे हमने मिट्टी को दर्शाने का प्रयास किया है कि कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग एक एक मृदा की विशेषताओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी मृदा की क्या क्या विशेषताएं। जैसे पहली मृदा है हमारी जलोढ़ मृदा। ये भारत में सबसे अधिक मृदा, इसी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न यहाँ पर आएगा, निम्न में से किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का। ये लगभग भारत के 40% क्षेत्रफल, जितना मृदा का विस्तार है उसका लगभग 40% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका कहाँ कहाँ अभी हमने मानचित्र में देखा था। अगर मानचित्र में आपको दोबारा देखना है तो वीडियो को बैक करिए और वहाँ जा करके आप देखिए कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हमने वहाँ देखा था कि जो है उत्तरी भारत के विशाल मैदान वाले क्षेत्र में, जहाँ पर नदियाँ अपना कछार लाकर जमा करती हैं, उस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें हमने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और जो है तटवर्ती क्षेत्रों में, जो तटवर्ती इलाके हैं जहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके डेल्टाई क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर नदी कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ का नाम ही है जल ओढ़, मतलब जल द्वारा ओढ़ाया गया, जल द्वारा ओढ़ाया गया। जैसे हम चद्दर ओढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से जल ला करके हाँ सतह पर, ज़मीन पर एक मिट्टी की सतह को उड़ा देती हैं, जमा कर देती हैं, तो इसीलिए इसका नाम जलोढ़ मृदा पड़ा है। और इसकी विशेषताओं, इसीलिए इसकी विशेषताओं में इसे निक्षेपण मृदा भी कहते हैं। निक्षेपण मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा को कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? निक्षेप से हुआ है। मलबा को ला करके जमा करने से निक्षेप से हुआ, इसीलिए इसको निक्षेपण मृदा भी कहते हैं। और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। पोटास जो एक खनिज पदार्थ होता है उसकी अधिकता पाई जाती है, और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। देखिए भारत की मिट्टी में जो है ह्यूमस की मात्रा लगभग सभी मिट्टियों में कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा सभी मिट्टियों में लगभग कम पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखना कि ह्यूमस की मात्रा सभी मिट्टियों में लगभग कम पाई जाती है, जो इसलिए इतनी अधिक उर्वर मिट्टी नहीं होती। और इस जलोढ़ मिट्टी में जो है गहन कृषि की जाती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में है और भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी अधिक हो रही है इस समय।
तो इन पूरी जनसंख्या को पालने के लिए इस मैदानी क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। धान की गहन कृषि की जाती है, गेहूं की भी गहन कृषि की जाती है। तो इस तरीके से जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि में क्या होता है कि जो है उसमें एक ही खेत में तमाम प्रकार की फसलों को उत्पादित किया जाता है। हाँ, मिश्रित टाइप की कह सकते हो, या उसमें जो है खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं, बार बार कृषि करते रहते हैं। तो ये विशेष क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसको, और फिर जो है हमारे यहाँ जो जलोढ़ मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो है पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए खेती और समतल सतह पे है ये मिट्टी, इसलिए यहाँ पर फसल की उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, इसलिए गहन कृषि। अब देखिए, इसको फिर से हमने जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि ये नदियों के आसपास इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो नदी के जो सहारे, नदी के आसपास जो नदी घाटी के आजू बाजू में जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं खादर मिट्टी। और उससे दूर जो मिट्टी का जमाव होता है, यानी पुरानी जो मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। यानी अभी नई सतह का निर्माण हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? खादर। अब इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। खादर खाद शब्द से बना है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन याद करने का तरीका क्या है? खादर खाद शब्द से बना, और खाद हमारा उपजाऊ होती है जब डालते हैं ना, तो ये वाली मिट्टी, खादर वाली मिट्टी थोड़ा उपजाऊ होगी बांगर की अपेक्षा। बांगर, हाँ, बांगर पुरानी मिट्टी हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन खादर में जो है जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, उपजाऊ ज़्यादा होती है। तो इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर जो कि नदी घाटी से दूर विस्तृत है, और नदी के आसपास वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई? जलोढ़ मिट्टी हो गई। अब दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी हमने मानचित्र में देखा था कि पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। अधिकांश दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। आपको अगर मानचित्र देखना है तो वीडियो को बैक कीजिए और वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से दक्कन के पठारी क्षेत्र के अधिकांश भागों पर ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र है, मैंने बताया था, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से एक अलग हो गया तेलंगाना राज्य। तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी ये मिट्टी का विस्तार है और तमिलनाडु में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये इसका विस्तार ये हो गया। और इस मिट्टी के और भी अन्य नाम हैं। रेगड़ मिट्टी भी इसे कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगड़ मिट्टी। रेगर या रेगड़ भी लिखा मिल जाएगा कहीं, तो रेगर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को ही कहते हैं। और कपासी मिट्टी भी इसी को कहते हैं। काली मिट्टी में कपास की कृषि अधिक की जाती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी में जो है क्या होता है कि ये जब नमी जाती है इसमें, यानी कि पानी का प्रवेश होता है, आर्द्रता जब जाती है इस मिट्टी में प्रवेश करती है आर्द्रता, नमी, तो ये मिट्टी जो है फूल जाती है और सूखने के बाद मिट्टी सिकुड़ जाती है। तो हाँ, फूलने और सिकुड़ने के कारण मिट्टी में चटकन पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो ठोस मिट्टी हो जाती है और उसमें जो है बारिश हो उसके बाद सूख जाए तो दरारें पड़ जाती है ना, तो इस तरीके से काली मिट्टी की विशेषता, इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। जब दरारें पड़ जाएंगी तो उसमें जो है पोषक तत्व और जल और वायु दोनों प्रवेश करेंगी। और मिट्टी की जुताई हम किस लिए करते हैं? इसलिए कि मिट्टी की परत को हम ऊपरी परत को पलट दें, पलट करके जो है पोषक तत्व जो हमारा नीचे आया है उसको ऊपर कर लें या ऊपर का नीचे कर दें, इसीलिए पलटते हैं। तो ये मिट्टी जो है स्वतः जुताई के लिए इसलिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये मिट्टी जो है चटकती है। किस वजह से? नमी आने पे फूल जाती है और शुष्क होने पर ये सिकुड़ जाती है। तो फूलने और सिकुड़ने के कारण इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, तो दरारें पड़ने के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये मिट्टी जो है स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहलाती है। तीसरा हमारा क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। जैसा कि हमने बताया था कि ICAR ने रंग को भी अपने जो है वर्गीकरण में आधार माना था, तो रंग के आधार पर भी मिट्टी को वर्गीकृत किया था। तो उसी में लाल एवं पीली मिट्टी, यानी रंग के आधार पर भी जो हमारे भारत में मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी। अब ये क्यों लाल एवं पीली है, इसके भी हम कारण को जानेंगे। उससे पहले हम जान लें कि ये इसका विस्तार कहाँ तक है। तो आप जो है दक्कन का पठार, जो हमने अभी मानचित्र बताया था कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, अगर ये हमारा दक्कन का पठार है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके पूर्वी भाग में ये वाला क्षेत्र जो है, और इधर आपका ये वाला क्षेत्र जो है, ये था जो पूर्वी और दक्षिणी भाग में,
पूर्वी और दक्षिणी, यहाँ पर ये पूर्वी भाग हो गया और यहाँ पर ये दक्षिणी भाग हो गया, यानी ये जो है लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और ख़ास करके पश्चिमी घाट का जो गिरिपाद, ये वाला है अभी जो बता रहे थे, ये पश्चिमी घाट का गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब होता है, गिरि मतलब पर्वत, पाद का मतलब उसका तली, पैर, पैर शब्द से पाद बना है। तो गिरिपाद यानी पर्वत के सहारे निचली सतह पर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वत जो कहते हैं, इसके सहारे सहारे फुटहिल्स पर ये मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। एक लंबी पट्टी के रूप में, इस तरीके से सक्रिय लंबी पट्टी के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखते हैं इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें ये लाल रंग का होता है, इसीलिए तो इसको लाल मिट्टी कहते हैं। रंग इसमें लाल किस लिए पाया जाता है? क्योंकि इसमें जो है जो खनिज तत्व पाए जाते हैं उसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है, लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। हमारा खून भी लाल होता है, आपने देखा होगा। खून क्यों लाल होता है? क्योंकि उसमें आयरन के तत्व पाए जाते हैं, लौह के तत्व पाया जाता है। जब हमारे खून की कमी होती है तो डॉक्टर जो है एक टॉनिक लिखता है जिसमें लौह खनिज तत्व पाया जाता है, तो उसको हम पीते हैं तो खून, हमारे हीमोग्लोबिन में वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है इस चट्टान में भी खनिज तत्व में लोहे की अधिकता के कारण, लोह के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन उस लाल मिट्टी के क्षेत्र में जब कहीं जल, मतलब जल का विस्तार हो जाता है, जल का प्रवाह हो जाता है, तो मिट्टी धीरे धीरे पीली दिखाई देने लगती है, मिट्टी धीरे धीरे पीली दिखाई देने लगती है। ऐसा हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। किसी बर्तन में पानी लंबे समय तक भर दो तो उसके निचली सतह में कुछ पीली पीली सी पपड़ी पड़ जाती है ना, पीली दिखाई देती है हल्की। तो उसी तरीके, इसीलिए जब लाल मिट्टी पर पानी का जमाव हो जाता है कुछ समय तक, तो मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीलापन हो जाता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में जो है लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यही कारण है कि ये मिट्टी पीली भी हो जाती है, इसीलिए इसको लाल और पीली कंबाइंड रूप से कहते हैं। और नेक्स्ट हमारी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है हमारी जो चौथी मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। ये अजीब सा नाम है लेटेराइट, हमारे भारत का नाम नहीं है। ये जो है लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द एक, लैटिन जैसे हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत है, इसी तरीके से लैटिन भाषा भी एक है जो लैटिन क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का लैटिन क्षेत्र है। तो लैटिन शब्द से ही लिया गया है। लैटिन शब्द, ये लेटर शब्द, लैटिन के लेटर शब्द से बना है। लेटर का मतलब वो पत्र वाला लेटर नहीं, इस लेटर का मतलब होता है ईंट। ईंट जो हमारे यहाँ ब्रिक्स प्रयोग करते हैं घरों में बनाने के लिए, ईंट का प्रयोग किया जाता है। तो लेटर का मतलब होता है ईंट, यानी कि ईंट हमारी जो पकने के बाद कैसे हो जाती है? एकदम लाल सॉलिड, एकदम बिल्कुल जो है चटका ईंट हो जाती है ना। तो इस मिट्टी की विशेषता भी यही है। ये ईंट जैसी जो है इस मिट्टी की जो है एकदम मतलब ग्रेइश जो है कलर भी हो जाता है, और जो है इसका कठोर भी हो जाती है मिट्टी लेटेराइट। और इसके विस्तार की अगर बात करें तो उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर तापमान अधिक होगा और वर्षा अधिक हो रही है, वहाँ पर ये मिट्टी अधिक पाई जाएगी। तो ऐसे क्षेत्र जो है, और कहाँ है? पठारी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जहाँ पर उच्च तापमान भी है और वर्षा भी भारी होती है। तो ऐसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र हैं, जैसे ये पठारी क्षेत्र यहाँ हो गया, ये हो गया, और इधर तटवर्ती क्षेत्र हो गया। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है ना सह्याद्री के किनारे, और इधर पे भी ये रांची के पठार वाले क्षेत्र में ये वर्षा अधिक होती है। तो इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और वर्षा अगर अधिक होगी तो इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इसमें निच्छालन की प्रक्रिया पाई जाती है। वर्षा अधिक होगी, पानी उसमें अगर बह रहा है तो जो पोषक तत्व हैं उसके नीचे चले जाते हैं, पोषक तत्व जो है नीचे चले जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निच्छालन, लीचिंग इंग्लिश में कहते हैं, लीचिंग। यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं, महीन रेत के कण, महीन मिट्टी के कण, वो सब नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर जो है बजड़ी वाले कण, कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं। कंकड़ पत्थर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रेतिया आती है, उसको चंबल की रेतिया टाइप की, तो इस टाइप के जो है उस पर विस्तार हो जाता है हमारे मिट्टी के उसमें, इस प्रकार की लेटेराइट की मिट्टी में। तो इसीलिए जो है ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। जब कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाएंगे लीचिंग के कारण, तो ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें लोहे की ऑक्साइड और एल्युमिनियम के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की और एल्युमिनियम के पदार्थों की अधिकता पाई जाती है ऊपरी सतह पर, इसलिए कम उपजाऊ होती है। लेकिन जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसमें काजू आजू की फसल की जाती है, काजू के पौधे लगा करके काजू की खेती इस मिट्टी में की जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर आएगा कि काजू की फसल किस मिट्टी से ली जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी से काजू की फसल की जाती है। तो और मतलब खाद और उर्वरक वगैरह डाल करके इस मिट्टी में इसको उपजाऊ बना लिया जाता है। और चूँकि काजू वगैरह की फसल जो है पठारी क्षेत्र में की जाती है, तो यहाँ पर इसमें काजू की फसल की जाती है। पाँचवा हमारा मृदा क्षेत्र है कौन सा? शुष्क मृदा।
पांचवा जो मृदा वर्गीकरण हमारा है कौन सा, शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। शुष्क मृदा जैसा कि नाम से ही पता चलता है शुष्क, यानी कि जहाँ पर जलवायु कैसी होगी, सूखी होगी। सूखी जलवायु वाले क्षेत्रों में ऐसी मृदा पाई जाती है। तो ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये मृदा पाई जाएगी, जिसको बोलते हैं शुष्क मृदा। अब इसमें शुष्क मृदा में क्या होता है कि यहाँ पर नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। शुष्क मृदा में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए पानी जब यहाँ भरा रहता है, अगर पानी बारिश हो जाता है तो उस पानी को वाष्पीकृत करके नमक की प्राप्ति की जाती है। इस मृदा में नमक की प्राप्ति की जाती है, इसलिए नमक की खेती वाली मृदा भी होती है। ये नमक यहाँ पर जो हम खाने का जो नमक प्राप्त करते हैं वो सब इसी मृदा से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर खेतों में पानी भर दिया जाता है, फिर उस पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है। यहाँ धूप के किरणों से जो है पानी वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्प होकर के फिर नमक की प्राप्ति की जाती है। तो नमक की खेती टाइप का आप कह सकते हो, खेतों में यहाँ के नमक की कृषि की जाती है। यहाँ फसलों की खेती नहीं की जाती है, नमक की कृषि की जाती है। तो इसलिए ये अनुर्वर होती है। ये मिट्टी कैसी है, अनुर्वर होती है। इसमें जो है जैव पदार्थ और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की और जैव पदार्थों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। दूसरा हमारा है छठा है हमारा लवण मृदा। लवण मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। ये मिट्टी जो है एक्चुअली क्या है कि नेचुरल रूप से तो ये जो है बढ़िया थी, उपजाऊ मिट्टी थी, लेकिन ये हमने इसलिए इसको मानचित्र में भी नहीं दिखाया है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय मृदा है जो कुछ मानवीय कारकों के कारण से और कुछ जलवायविक कारकों के कारण से ये मिट्टी कैसी हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है और इसमें नमक की प्राप्ति होने लगती है। तो इसीलिए इसको लवण मृदा या ऊसर मृदा कहते हैं। ये ऊसर मृदा होती है। तो ऐसी मृदा जो है शुष्क और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और वहाँ जलाक्रांत, जहाँ पर जल की भरावट की समस्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो शुष्क क्षेत्र में और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और जलाक्रांत वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलाक्रांत का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जल का भराव हो, जल का भराव हो तो उसे जलाक्रांत कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ पर मिल जाएंगे, पश्चिमी गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी गुजरात वाला क्षेत्र यानी कि कच्छ का रण वाला क्षेत्र हो जाएगा, कच्छ का रण वाला क्षेत्र हो जाएगा। पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर डेल्टा अपना नदियाँ अपना जल ला करके गिराती हैं डेल्टाई क्षेत्र में, वहाँ पर पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र में। इधर साइड में पूरब है तो गंगा के डेल्टा में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाओं में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, ऊसर या लवण मृदा। ऊसर या लवण मृदा जो है, और कच्छ का रण बता ही दिए। और इसके अलावा एक और क्षेत्र है हरित क्रांति वाला क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रयोग हुआ है। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। हरित क्रांति का एक पैकेज था जिसमें अच्छे बीज, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। तो सिंचाई अधिक किए जाने की वजह से वहाँ पे जलाक्रांत की समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी। अधिक नहरें हैं, नहरों में पानी लगातार चलता रहेगा तो आसपास के क्षेत्र में जो है जल भर जाएगा सिंचाई अधिक करने की वजह से। तो ऊपर जब जल भर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक क्रिया पाई जाती है, केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन पाई जाती है। केशिका क्रिया का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है जब आप लालटेन या लैंप दीपक जलाते हो तो उसमें जो बत्ती होती है, बत्ती के सहारे वो जो भी फ्यूल है, ईंधन है, वो ऊपर चढ़ करके आता है, खींच करके आता है। तो कैपिलरी क्रिया में क्या होता है, जहाँ पर पानी भरा रहता है तो उस पानी के सहारे जो है, जब पानी जल भराव की स्थिति हो जाती है तो मिट्टी की सतह में जो है कैपिलरी क्रिया यानी केशिका क्रिया संचालन होने लगती है। तो वहाँ पर जो नमक के खनिज के साथ नमक के कण भी ऊपर आने लगते हैं, और जब पानी सूख जाता है तो वो ज़मीन कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, ऊसर हो जाती है। अब आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा का यही दुर्दशा होने वाली है। वहाँ की ज़मीन जो है ऊसर और बंजर होने वाली है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन में अधिक रसायनों का प्रयोग किया गया और गेहूं की फसल अधिक उपजाने के लिए सिंचाई बहुत की गई, खेतों में खूब पानी भरा गया। तो केशिका क्रिया के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण अब वहाँ पर जो है नमक की मात्रा अधिक आने लगी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लवण मृदा कहते हैं। तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में ये मृदा अधिक पाई जाती है। और देखिए इसमें एक प्रयोग किया है वैज्ञानिकों ने, इस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने का सुझाव दिया है वैज्ञानिकों ने कि लवण मृदा में जहाँ पर ऊसर ज़मीन है वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया जाए तो जो है लवणता को नष्ट किया जा सकता है, नमक की मात्रा को कम किया जा सकता है। किसके प्रयोग से, जिप्सम के प्रयोग से। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो लवणता को ख़त्म करने के लिए, मिट्टी से नमक की मात्रा को, लवण की मात्रा को ख़त्म करने के लिए या ऊसर ज़मीन को शुद्ध बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, इनको आप ध्यान में रखा करो। अब हमारा 7वां मिट्टी प्रदेश क्षेत्र कौन सा है, पीठमय मृदा। पीठमय मृदा जो कि
पीटमय, पीट शब्द मतलब होता है जहाँ पर वनस्पतियाँ और जो है जीवांश की अधिकता पाई जाती है, उसे पीट बोलते हैं। जहाँ पर हरी भरी वनस्पतियों के अवशेष पाए जाएं, यानी जीवांश के अवशेष पाए जाते हैं जिस मिट्टी में, उसको क्या बोलते हैं? पीटमय मृदा। इस मृदा को हमने जो है मानचित्र में नहीं दर्शाया था, लवण मृदा और पीटमय मृदा को मानचित्र में नहीं दर्शाया था, क्योंकि ये भी क्षेत्रीय हैं। इनका भी विकास जो है व्यापक स्तर पर नहीं होता, क्षेत्रीय हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये होते हैं, विकास होता है। भारी वर्षा वाले, उच्च आर्द्रता वाले, भारी वर्षा जहाँ होगी, जहाँ ऐसी जगह होगी जहाँ आर्द्रता की अधिकता होगी, आर्द्रता मतलब नमी वायुमंडल में ज़्यादा पाई जाएगी, वहाँ भारी वर्षा होगी। तो भारी वर्षा वाले उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है जहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। वर्षा अधिक होगी तो वनस्पतियाँ अधिक पाई जाएंगी, और वनस्पतियाँ अधिक पाई जाएंगी तो उसके जो है टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वो गिर करके सड़ेंगी मिट्टी में। तो सड़ेंगी तो वहाँ पर पीट का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से पीटमय मृदा का निर्माण वनस्पतियों वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर वनस्पतियाँ क्या हो जाती हैं? सड़ गल करके जीवांश को बनाती हैं। तो इस मिट्टी में कह सकते हैं कि जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन और तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए ये भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। क्योंकि ये जो है एक तरीके से इसकी सतह जो है ज़्यादा, अगर कहीं पर जो है इस तरीके से खनिज पदार्थ, अगर ज़्यादा जैव पदार्थ भी पाए जाए, जैव तत्व की अधिकता हो जाए और बाकी और खनिज ना हो, तो वहाँ पर वो मिट्टी भी उपजाऊ नहीं होगी। तो ये भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और इसीलिए इसका रंग काला हो जाता है। इसका रंग, चूँकि ह्यूमस जो है वो जब वनस्पतियाँ वगैरह जब सड़ती हैं तो उसका रंग हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, काले रंग का। तो ये मिट्टी कैसी होती है? काले रंग की होती है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, बिहार वाला जो क्षेत्र है हमारा, बिहार का उत्तरी भाग है। जैसे ये नेपाल है, इसके नीचे बिहार है, तो इसका ये उत्तरी वाला हिस्सा हो गया बिहार का। और इसके अलावा उत्तरांचल का दक्षिणी भाग, उत्तरांचल का ये उत्तरांचल है। उत्तरी भाग तो पर्वतीय है, दक्षिणी भाग में ये मृदा पाई जाती है। यानी इस बेल्ट में जो है पानी की अधिकता रहती है, वर्षा अधिक होती है ना यहाँ पर। जैसे इधर से चलेंगे बंगाल से जो है बिहार की तरफ और आपका उत्तर प्रदेश की तरफ, तो ये वर्षा धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन ये जल भराव वाली स्थिति रहती है। यानी कह सकते हो कि जहाँ पर जो है आपका तराई बेल्ट है, तराई वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनके तटीय क्षेत्र में जहाँ पर पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार की पीटमय मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वन मृदा। इसको हमने मानचित्र में भी देखा था। वन मृदा हमने देखा था कि किस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो था, ये कैसा है? वन मृदा वाला क्षेत्र है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों पे वन मृदा पाई जाती है। यानी इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? पर्याप्त वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में। और पर्वत हमारे यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कहाँ हैं? हिमालय क्षेत्र में है। तो हिमालय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और हिमालय क्षेत्र में जो घाटी भी है, ढाल भी है। तो ढाल वाले सतह पर इस मिट्टी का क्या होता है? अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन का मतलब बारिश हुई, मिट्टी कट करके बह गई, ऊपरी सतह बह जाती है, तो अनाच्छादन भी पाया जाता है। लेकिन घाटी वाले क्षेत्र में, घाटी में मिट्टी अच्छी रहती, उर्वर होती है। ये इसलिए घाटी में, पर्वतीय क्षेत्र के घाटी में क्या होता है? वहाँ पर फसल अच्छी हो जाती है, धान वगैरह की फसल की जाती है। उत्तराखंड वगैरह में जो है बढ़िया धान की खेती की जाती है, जो बासमती वगैरह की खेती यहाँ पर की जाती है, क्योंकि वो घाटी वाले क्षेत्र में क्या है? वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से वन मृदा जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो ढाल के सतह के सहारे अनाच्छादन के कारण मिट्टी की सतह पतली हो जाती है, लेकिन घाटी में उर्वर मिट्टी पाई जाती है, उसकी मिट्टी की परिच्छेदिका है या प्रोफाइल है अच्छी विकसित हो जाती है घाटी वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है मिट्टी का ये पूरा वर्गीकरण खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मृदा का अवकर्षण। अवकर्षण मतलब मृदा का ह्रास, मृदा का जो है किस तरीके से ह्रास हो रहा है, मृदा हमारी अनुर्वर हो रही है, तो उसे मृदा अवकर्षण बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया कि मृदा क्या है, मृदा की परिच्छेदिका क्या है, मृदा प्रोफाइल क्या है, उसके बाद में मृदा के वर्गीकरण को देखा। अब ये सारी चीज़ें देख ली, तो हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत के विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मृदा का ह्रास हो रहा है, उसका अवकर्षण हो रहा है। यानी मृदा की उस पोषकता जो है वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है, पोषणता की कमी हो रही है। तो इसे ही क्या कहते हैं? मृदा का अवकर्षण। मृदा का अवकर्षण यानी ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो अब इस क्यों लॉस हो रहा है, क्या कारण है? तो इसके लिए भू आकृति जिम्मेदार है, पवन, वर्षा यानी बहता हुआ चीज़, जो प्रवाहित चीज़ है वो भी जिम्मेदार है। वर्षा का पानी बहते हुए जाता है तो मिट्टी की सतह को काट देता है। और इसी प्रकार से जो भू आकृति, उच्चावच जो ढाल है,
ढालदार सतह पर भी मिट्टी जो है कट जाती है। तो इस तरीके से मृदा का क्या होता है, अवकर्षण होता है। यहीं पर मृदा के अवकर्षण में ही सबसे प्रमुख समस्या क्या है, मृदा का अपरदन। मृदा का अपरदन का मतलब होता है मृदा के ऊपरी आवरण का विनाश होना, मृदा के ऊपरी आवरण का विनाश होना। और विनाश जो है दो कारकों के कारण ये जिम्मेदार है, दो कारक जिम्मेदार हैं मृदा अपरदन के लिए। एक प्राकृतिक कारक है और दूसरा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक तो जो है साथ साथ में चलती रहती है, मृदा का निर्माण और प्राकृतिक कारक दोनों साथ में चलते रहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, मृदा का निर्माण भी तो जरूरी है, जो है अपरदन वगैरह मृदा के वही कछार का जमाव होता है, तो कहीं से अपरदन करके लाती है चट्टानों को, यानी पेरेंट रॉक को जो है, जो सैल को है उसको ला करके जमा करती है, सतह दर सतह जो है आवरण का जमाव करती है। तो ये भी कार्य चलता रहता है और साथ में जो है प्राकृतिक कारक जिम्मे दोनों साथ में चलती रहती हैं। अपरदन भी होता रहता है और मृदा का निर्माण भी होता रहता है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन जब दोनों की प्रक्रियाओं में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि निर्माण की अपेक्षा कटाव ज़्यादा होने लगे, तब वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो निर्माण की दर थी वो कम हो गई और अपरदन की दर, कटाव की दर अधिक हो जाने की वजह से क्या होता है, मृदा का जो है उसका विनाश होने लगता है, उसका आवरण जो है, जो उपजाऊपन है वो खत्म होने लगता है। तो यही समस्या उत्पन्न होती है। प्राकृतिक कारकों की अगर हम बात करें, प्राकृतिक कारक में जैसे बहता हुआ जल जिसको नदी कह सकते हैं, और इसी प्रकार से पवन है, ये सब कारक क्या है, प्राकृतिक कारक। बहते हुए जल से जो है क्या होता है, वर्षा के पानी से जो है दो प्रकार से अपरदन होता है, एक परत अपरदन होता है और एक जो होता है अवनलिका अपरदन, सीट इरोजन और गली इरोजन। परत अपरदन तो जो समतल सतह होती है वहाँ पर होता है, समतल सतह यानी मैदानी क्षेत्रों में कैसा अपरदन होता है, परत अपरदन, यानी परत मतलब परत ऊपर ही परत बिछा देना, तो परत अपरदन जो है समतल सतह पर होती है। और अवनलिका अपरदन जो होता है वो कहाँ होता है, ढालदार सतह पर। ढालदार सतह पर कैसा अपरदन होता है, अवनलिका, गली इरोजन होता है। उसमें क्या होता है, जैसे सतह खुली है, नग्न चट्टान है, सतह खुली है, मिट्टी की परत खुली है, तो वर्षा का पानी हुआ और वो पानी जो है नालियों के माध्यम से पतली पतली नालियाँ बनाती हुई जाती हैं और मिट्टी को काटते हुए बहते हुए चली जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बीहड़, चंबल के क्षेत्र में जो बीहड़ का निर्माण हुआ है वो अवनलिका अपरदन के कारण हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि बीहड़ीकरण में कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो बीहड़ीकरण में यानी बीहड़ के निर्माण में अवनलिका अपरदन जिम्मेदार है, गली इरोजन जिम्मेदार है। यानी ऊंची ऊंची पठारी है, मिट्टी की पठारी क्षेत्र है, आप राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश राजस्थान और इसका बॉर्डर वाले क्षेत्र पे जो है चंबल वाले क्षेत्र में बीहड़ का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। वहाँ पर वर्षा हो जाती है और खुली सतह है, वनस्पतियाँ नहीं हैं, वेजिटेशन आवरण नहीं है, तो उससे क्या होता है, वर्षा का पानी जो है ढाल के सहारे बहता है और खुली आवरण मिट्टी को बहा करके नीचे ले आती है। तो इस तरीके से जो है अवनलिका अपरदन के कारण बीहड़ का निर्माण होता है। चंबल क्षेत्र में बीहड़ीकरण या इसको पूरे क्षेत्र को जब पूरा बीहड़ बन जाता है तो उस पूरे क्षेत्र को बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी, जहाँ पर ना तो आवास बना सकते हो ना कृषि कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अंडुलेटिंग जो है रिलीफ है। हमारा रिलीफ कैसा है, ऊंचा नीचा है, उच्च नीच है, और वहाँ पर जो है ना तो आप आवास बनाओगे, पता चलेगा अगले दिन बारिश हुई और जो है मिट्टी नीचे से कट गई, घर ही नीचे ढह गया। या कृषि कर रहे हो, बाहर जो है वर्षा हुई और मिट्टी बहकर चली जाएगी, तो अच्छी खेती भी नहीं हो सकती है। तो उसका इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है क्या कर सकते हो, वृक्षारोपण कर सकते हो। हम उपायों में अभी आगे चर्चा करेंगे। और मानवीय कारक की अगर बात करें, मानवीय कारक किस तरीके से जिम्मेदार है, ये तो सारे प्राकृतिक कारक हो गए जो अभी हमने देखा। मानवीय कारक में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या दबाव। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे कृषि भूमियाँ जो है, कृषि भूमि क्षेत्र में कमी आई है, लोग आवास बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि गाँव के अंदर से लोग निकल करके खेतों में मकान बना रहे हैं। अब खेतों में मकान बना रहे हैं तो खेत, अब वहाँ पर मकान बनाएंगे, पहले तो वहाँ उन्होंने खेतों के मेड़ों पर वृक्ष लगा रखा था और मकान बनाने के लिए उस वृक्षों को काटेंगे, तो कहीं ना कहीं वन का आवरण खत्म हो रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है, अधिक जनसंख्या के कारण ही तो हो रहा है। और शहरों में अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण शहर का क्षेत्र सीमा विस्तृत हो रही है। बाहर, शहर के बाहर देख रहे हो बहुत सारी कॉलोनियाँ कट रही बन रही हैं, तो उसमें लोग आकर के रह रहे हैं, इसलिए कृषि भूमियाँ सिमट रही हैं। उसके आसपास जो ज़मीन जो आपकी वन से आच्छादित थी, वृक्षों को काटा जा रहा है। तो इस तरीके से जनसंख्या दबाव सबसे प्रमुख कारण है जो हमारा क्या करती है, ये मिट्टी अपरदन को प्रभावित करती है। और इसके अलावा जो है
चरागाह तो हमारे यहाँ कम है, लेकिन जहाँ शुष्क भूमियाँ हैं उधर चरागाह ज़्यादा होती है। चरागाह के कारण क्या होता है कि जो जानवर चलते हैं, एक झुंड के झुंड भारी मात्रा में चलते हैं, तो वो वनस्पतियों को खा जाते हैं, चर जाते हैं, या चलते हैं जहाँ पर वहाँ पर मिट्टी की सतह जो है खुल जाती है, तो उसका अपरदन और पक्षय होने लगता है। तो ये भी एक कारण है। और इसके अलावा जो है वन उन्मूलन तो हो ही गया, वृक्ष को काटना जो है ये भी एक प्रमुख कारण है। और एक सबसे बड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि एक सबसे प्रमुख कारण है। झूमिंग कृषि हमने स्थानांतरणशील कृषि पढ़ा है, या जो है देखेंगे आगे सेकंड ईयर में स्थानांतरणशील कृषि हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्थानांतरणशील कृषि में क्या होता है, जंगलों को काट दिया जाता है, जंगल को काट करके और वृक्षों को जला दिया जाता है, फिर वहाँ कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, वन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वन हमारे काटे जाते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि भी कहीं ना कहीं जो है हमारे मृदा अपरदन को प्रभावित करती हैं। तो ये तो हमारा हो गया मृदा का अपरदन। अब हम बात करेंगे इसको संरक्षण कैसे किया जाए। ये तो समस्या हो गई, अब समस्या को कैसे इससे निपटाया जाए, इस समस्या को मृदा अपरदन को कैसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए एक जो है विधि है मृदा संरक्षण, सॉयल कंजर्वेशन किया जाता है, सॉयल को संरक्षित किया जाता है। तो एक विधि है मृदा संरक्षण, और ये मृदा अपरदन व क्षय को रोकने की एक विधि है। मृदा अपरदन और क्षय को यानी विनाश को रोकने की एक विधि है। जो मृदा की जो सतह की जो आवरण जो खुल जाता है, तो उसको रोका कैसे जाए। तो इसको रोकने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं, सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं, और समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हैं। समोच्च रेखीय जुताई के साथ साथ में अति चराई पर नियंत्रण, यानी जितने हमारे कारक जिम्मेदार थे, कौन से कारक जो मृदा आवरण के क्षय के लिए, उन आवरणों को, उन कारकों को हम रोक दें अगर, तो मृदा का जो है मृदा क्षय को रोक सकते हैं। 2 मिनट रुक जाओ। अति चराई को नियंत्रित कर सकते हैं। सीढ़ीदार, पहाड़ों पर क्या होता है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि किया जा सकता है। और वानिकी, वन क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है, वन बढ़ाया जा सकता है। मिश्रित खेती किया जा सकता है, मैंने कई फसलों को उगाया जाए, तो उससे भी बालू के, और रेगिस्तानों क्षेत्रों में क्या होता है, बालू के टीले बहते हैं, बालू जब हवा बहती है तो बालू के बड़े बड़े रेत के खंड बहते हैं, तो उसको रोकने के लिए वृक्षों का आवरण लगाया जाए। और इसके अलावा जो है भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाएं। तो इस तरीके से ये सब कुछ उपाय हैं, इन उपायों के माध्यम से मृदा के और क्षति होने वाले आवरण को रोक सकते हैं।